कैसे हैं मेरे बाबू लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले कुछ शायरी हो जाए मोटिवेशन वाली, है कि नहीं। वो कहते हैं ना कि न दोस्ती करो झूठी, न इश्क करो फर्जी। न दोस्ती करो झूठी, न इश्क करो फर्जी। आगे नहीं सुनाएंगे क्योंकि मेरी शायरी मेरी मर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। है कि नहीं, कि किसी भी माध्यम में हम लोग पढ़े हुए थे कि हम लोगों का अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है, कल पढ़े हुए थे। तो देखेंगे कि माध्यम क्या होता है, उसका अपवर्तनांक कितना होता है, समझे कि नहीं। हम लोग पढ़े हुए थे एक प्रकाश की चाल, क्या पढ़े हुए थे, प्रकाश की चाल। आज हम लोगों को पढ़ना है अपवर्तनांक, तो ध्यान देंगे यहाँ पर बढ़िया से। कल हम लोग पढ़े हुए थे, चाल भी निकाले थे, है कि नहीं। तो देखिए लिखेंगे हम लोग कि किसी माध्यम में क्या पर मतलब कि क्या लिखेंगे हम लोग, किसी माध्यम में प्रकाश की अपवर्तनांक देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे बताइए, अपवर्तनांक। तो लिखेंगे यहाँ पर, इधर लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। किसी माध्यम में, किसी माध्यम में प्रकाश की, प्रकाश की अपवर्तनांक, ठीक। क्या देखना हम लोग का, प, किसी माध्यम में प्रकाश की अपवर्तनांक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं माध्यम, क्या लिखेंगे, माध्यम, और एक साइड लिखेंगे अपवर्तनांक, ठीक। एक साइड में देखते हैं माध्यम और एक साइड में अपवर्तनांक, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वायु में इसका अपवर्तनांक क्या होता है, कौन चीज़ में, वायु में। तो वायु में इसका जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 1.0003, क्या हो जाता है, 1.0003, ठीक है, 1.0003। उसके बाद में हम लोग देखते हैं जल में, कौन चीज़ में, जल में। तो जल में जो हम लोग का प्रकाश का अपवर्तनांक होता है वह हम लोग का होता है 1.33, कितना हो जाता है बताइए, 1.33, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं बर्फ में, कौन चीज़ में, बर्फ में। बर्फ में हम लोग का प्रकाश का अपवर्तनांक कितना हो जाता है। तो बर्फ में हम लोग का जो प्रकाश का अपवर्तनांक हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 1.31, कितना हो जाएगा, 1.31, 1.31। उसके बाद हम लोग देखते हैं किरोसिन में, कौन चीज़ में, किरोसिन। किरोसिन समझते हैं, हाँ, मिट्टी तेल समझते हैं। तो उसी को हम लोग किरोसिन तेल कहा जाता है। तो किरोसिन जो होता है उसमें इसका अपवर्तनांक होता है 1.44, कितना हो जाता है बताइए, 1.44। उसके बाद आपको बताते हैं कि हीरा में, कौन चीज़ में, हीरा में। तो हीरा में इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा में इसका अपवर्तनांक हो जाता है 2.42, 2.42, ठीक। इतना क्लियर है, बोलिए। ये हम लोगों का क्या हो गया, अपवर्तनांक सारणी, ठीक। अब ध्यान से समझेंगे। अब पूछा जाएगा कि बताइए सबसे अधिक अपवर्तनांक किस में होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किस में होता है, ठीक है। सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किस में होगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा हीरा में, क्या किस में हो जाएगा, हीरा में। और सबसे कम अपवर्तनांक किस में हो जाएगा बताइए, तो सबसे कम अपवर्तनांक हो जाएगा वायु में, किस में हो जाएगा, वायु में, ठीक है। अच्छा ये बताइए अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि जब सघन से विरल से सघन में आ रहा है तो प्रकाश मुड़ जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है तो भी प्रकाश मुड़ जा रहा है। तो इसका मतलब अपवर्तनांक का मतलब होता है कि प्रकाश की मुड़ने की क्षमता को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रकाश की, प्रकाश की मुड़ने की क्षमता, मुड़ने की क्षमता, मुड़ने की क्षमता को अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब कि प्रकाश की मुड़ने की क्षमता को क्या कहेंगे,
अपवर्तनांक, बोलने में पैसा नहीं लगता है, ठीक है। प्रकाश की मुड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक। और याद रखेंगे कि सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होता है बताइए? सभी माध्यमों में सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होता है? तो हीरा में होता है। सबसे कम किस में होता है? हीरा में। अगर चाल पूछेगा तो सबसे कम हीरा, और अपवर्तनांक पूछेगा तो सबसे ज़्यादा हीरा। समझे कि नहीं? चाल पूछेगा तो सबसे कम हीरा, और उसका अपवर्तनांक पूछेगा तो सबसे ज़्यादा हीरा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर एक और याद रखना है कि सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल सबसे कम हीरा में होता है। सबसे कम हीरा में होता है। सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम हम लोग का हीरा में होता है, ठीक है। और इसलिए हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। इसीलिए हम लोग का हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो यही इसी में लिख दे, अलग लिख देते हैं, अलग लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे अलग ही लिखते हैं, देखिए। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए हीरा का अपवर्तनांक इसलिए हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है, ठीक। इसलिए हीरा का जो अपवर्तनांक होता है क्या होता है? सबसे अधिक होता है। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा देखिए, अपवर्तनांक हम लोग किसे कहते हैं तो समझ गए। अपवर्तनांक को हम लोग एक और चीज़ जानते हैं। अपवर्तनांक बोलिए या निरपेक्ष अपवर्तनांक, दोनों बात एक ही है। अपवर्तनांक या निरपेक्ष मतलब क्या अपवर्तनांक, यह दोनों चीज़ें क्या है बताइए? अरे अपवर्तनांक या निरपेक्ष मतलब कि अपवर्तनांक पूछेगा, दोनों बात क्या है? एक ही है। देखिए, अपवर्तनांक बोलिए या यहीं पर लिख देते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक ठीक। कोई दिक्कत? दोनों बात क्या है? एक ही है। निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछेगा तब ये नहीं कहिएगा कि सर जी हम लोग को पढ़ाई नहीं किए हैं, है कि नहीं? ऐसा बात नहीं है, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक बोले या अपवर्तनांक बोले, ठीक है। अब एक चीज़ और पढ़ना हम लोगों को, अपेक्षिक अपवर्तनांक। क्या पढ़ना बताइए? अपेक्षिक अपवर्तनांक। तो देखिए अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है समझेंगे। यहाँ पर हेडलाइन क्या डालेंगे? अपेक्षिक, क्या लिखेंगे? अपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक। क्या देखेंगे हम लोग? अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक। अच्छा देखिए, अपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब हो गया कि किसी दो माध्यमों में अपवर्तनांक के रेशियो को हम लोग अपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। किसी दो माध्यमों में अनुपात, मतलब कि किसी दो माध्यमों में अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? अपेक्षिक अनुपात, अपेक्षिक यानी कि अपवर्तनांक कहेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कि दो माध्यमों में, क्या लिखेंगे? दो माध्यमों में दो माध्यमों में दो माध्यमों में निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात। क्या बोलेंगे बताइए? दो माध्यमों में निरपेक्ष 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 अपवर्तनांक का अनुपात। निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। क्या लिखेंगे? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है।
अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? ये अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अब वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? कभी कभी वायु का अपवर्तनांक हम लोग देखें कि 1.0003 होता है। कहीं कहीं 1.0003 नहीं देगा, कहीं पर दे देगा एक, सीधा दे देगा क्या, एक। तो कहीं पर एक भी दे देगा, क्योंकि देखिए 0003 है ना, तो दशमलव के बाद 2 ही अंक तक वैल्यूएबल होता है कि नहीं? तो इसलिए हम लोगों का एक दे देता है, तो लगभग में देगा, लगभग एक, क्या दे देगा, लगभग एक। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.0003, यानी कि लगभग लगभग एक होता है, एक होता है। ठीक, तो सर यह अपवर्तनांक हम अभी बताए हैं कि किसी दो माध्यमों में निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात हम लोगों का क्या कहलाता है? तो इसका हम लोगों का अपेक्षिक अनुपात, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर जल, क्या ले लेते हैं, जल। तो जल का अपवर्तनांक कितना है? तो 1.33। कितना है? 1.33। ठीक है ना, 1.33। जल का अपवर्तनांक कितना है? 1.33। और एक चीज़ और ले लेते हैं हम लोग, कांच ले लीजिए, क्या ले लीजिए, कांच। कांच का मतलब क्या? पाकल कांच नहीं, कांच का मतलब शीशा। तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44। 1.44। अब इसका पूछा जाएगा कि बताइए इसका आपेक्षिक अनुपात कितना होगा? क्या हम लोग किसका लिखे हैं? कांच का। कांच इसमें नहीं लिखे हैं, तो लिख लो फिर, कांच भी लिख लो यहाँ पर। क्या लिखना है बताइए? कांच। तो कांच का अपवर्तनांक कितना लिखेंगे? 1.44। कितना लिखेंगे बताइए? 1.44। कोई दिक्कत अब समझिए। हाँ देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखेंगे, समझेंगे क्या देखना है हम लोगों को? अपेक्षिक अपवर्तनांक। क्या देखना होता है ये? अपेक्षिक अपवर्तनांक। तो यहाँ पर लिखते हैं अपेक्षिक, अपेक्षिक अपवर्तनांक, अपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर। तो इसका अनुपात निकालना है, क्या निकालना है इसका? अनुपात। तो लिखेंगे 133 और बटा में कितना? 144। क्यों? क्योंकि 2 अंक के पहले इसमें भी दशमलव, 2 अंक के पहले इसमें भी दशमलव। ठीक है, तो दोनों में से हम लोग क्या हटा दिए? दशमलव को हटा दिए। तो हम लोग का इसका क्या निकल जाएगा? अनुपात निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? इसका अनुपात। ठीक, अब आ जाइए, अपेक्षिक अनुपात का हम लोग परिभाषा तो देख लिए। क्या देख लिया? अपेक्षिक अनुपात का परिभाषा देख लिए। अब हम लोग पढ़ना है, अपवर्तनांक की व्याख्या समझना है। इसके नीचे दिख रहा है ना? चलिए के यहाँ पर समझेंगे अपवर्तनांक की क्या व्याख्या करते हैं। ठीक है, कि यह होता क्या, देखेंगे यहाँ पर। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक की व्याख्या। ठीक, व्याख्या का मतलब क्या होता है उसके बारे में बताना, उसके बारे में क्या करना, बताना। ठीक है, अच्छा देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको अपवर्तनांक की व्याख्या को हम लोग समझेंगे। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हम लोगों का एक फिगर बनाते हैं। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले यहाँ से एक किरण आती है। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा? टकराने के बाद यह क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है? यह मुड़ जाता है। ठीक, हम लोग यहाँ पर क्या डाल लेते हैं? एक, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, और एक बात याद रखिएगा, इसको जाना किधर था? इधर जाना था, लेकिन इधर नहीं गया। ठीक, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर? चल देखिए, अब हम लोग इसमें समझना है कि किसको क्या कहेंगे। तो हम लोग इसका नाम रख देते हैं। इसका नाम रख दीजिए ए, और इसका नाम रख दीजिए ए डैश।
ए और ए डैश क्या हो गया हम लोग का? अभिलंब। ए और ए डैश क्या हो गया हम लोग का? अभिलंब। ठीक है, और ये किरण हम लोगों का, ये वाला किरण आ रहा है, ये वाला किरण क्या हो रहा है? आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ठीक, यह किरण आ रही है तो क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ठीक, और ये वाला किरण परावर्तित हो रही है ना, यहाँ से टकराने के बाद क्या हो रहा है? परावर्तित। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित, परावर्तित किरण। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? अच्छा देखिए, ऊपर क्या है? तो ऊपर हम लोग का वायु है। ऊपर क्या है? वायु है। ठीक है, और नीचा क्या है? तो नीचा हम लोग ले लेते हैं जल। क्या ले लेते हैं? जल। तो यह बताइए, इस दोनों में सघन कौन है, विरल कौन है? तो ऊपर वाला हम लोग का क्या आ जाएगा? विरल। ऊपर वाला क्या आ जाएगा? विरल। और नीचे वाला क्या आ जाएगा? सघन। क्यों? क्योंकि जब हम लोग का कोई प्रकाश विरल से जब सघन में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। किधर मुड़ जाता है? अभिलंब की ओर। अच्छा देखिए, यह जिस बिंदु पर यह आकर के टकराया और यहाँ से मुड़ा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? याद कीजिए, हम लोगों का प्रकाश के परावर्तन में जहाँ पर प्रकाश टकरा कर फिर वापस मुड़ रहा था, और उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते थे? उस बिंदु को बोलते थे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे यहाँ पर? यहाँ भी हो जाएगा क्या? आपतन बिंदु। ठीक, अच्छा देखिए, आपतन बिंदु क्यों? क्योंकि जब तक किरण आएगी नहीं, टकराएगी नहीं, तब तक हम लोगों का परावर्तन होगा नहीं होगा। तो इसलिए इसको आपतन बिंदु कहते हैं। जहां पर आकर टकराई वही आपतन बिंदु, जहां पर आकर टकराई वह क्या हो गया? आपतन बिंदु। अच्छा देखिए, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कोण को बोलते हैं कोण आई। क्यों? क्योंकि प्रकाश आई तो कोण आई, प्रकाश आई तो कोण आई। ठीक, और यहाँ से प्रकाश जाई तो कोण आर। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं? तो सर ये वाला क्या है, इसको क्या बोलेंगे? जो बीच में लाइनिंग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सतह। क्या बोलेंगे? सतह। उसमें था क्या हम लोग का? परावर्तक सतह। ठीक है, इसमें क्या कहलाएगा? सतह, क्योंकि यह प्रकाश को परावर्तित नहीं कर रहा है। यह प्रकाश को परावर्तित तो कर रहा है, लेकिन वह मतलब कि यह पार करके कर रहा है ना, उस माध्यम को क्या करके? पार करके परावर्तित कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक हम लोग का क्या होगा? क्या होगा बताइए? आपतित किरण। क्या देखेंगे? आपतित किरण। ठीक, तो देखिए, आपतित किरण किसे कहते हैं? तो दो माध्यमों के को अलग करने वाली सतह को, ध्यान समझिएगा, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह को यानी कि सतह पर, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यमों के, यानी कि यह दो माध्यम है, एक क्या? वायु और एक क्या? जल। तो इस दो माध्यमों के जो अलग करने वाला सतह है, यही ना इसी से ना पता चल रहा है कि वो ऊपर वाला क्या है? वायु है, और नीचे वाला क्या है? जल है। तो इस दोनों को अलग करने वाला माध्यम यही है। तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। तो लिखेंगे यहाँ पर, दो माध्यमों दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को पड़ने वाली किरण को पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक, अच्छा देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आपतन बिंदु। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आपतन बिंदु पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ेंगे? आपतन बिंदु। ठीक, अच्छा बताइए, आपतन बिंदु किसको कहेंगे? तो सीधी सी परिभाषा इसका, कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु कहते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि जिस बिंदु पर, क्या लिखेंगे बताइए?
जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर तरीके जिस बिंदु पर आपतित किरण क्या लिखेंगे? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, सतह से टकराती है। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि अभिलंब क्या होता है। समझिए, इसको नंबर डालते हैं। ठीक है, इसको नंबर डालते हैं। क्या यह हो गया ए नंबर, इसको कर दीजिए बी नंबर, आइए अब सी नंबर में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आप यानी कि अभिलंब किसको कहेंगे? क्या लिखेंगे हम लोग? अभिलंब। ठीक, तो देखेंगे अभिलंब हम लोग किसको कहते हैं। तो किसी बिंदु पर खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। यही ना है हम लोग का आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी बिंदु पर खींची गई लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी बिंदु पर खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। यानी कि जिस बिंदु पर खींची गई लंब का मतलब 90 डिग्री का, क्या 90 डिग्री का, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? अभिलंब। अब हम लोग को पढ़ना है कि अपवर्तित किरण किसे कहते हैं। लीजिए, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? क्या लिखे हैं बताइए तो? परावर्तित किरण लिख दिए हैं। ये हम लोगों का परावर्तित किरण नहीं, यह परावर्तित किरण गड़बड़ हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे अपवर्तित किरण। क्या लिखेंगे? अपवर्तित किरण। क्यों? क्योंकि परावर्तित किरण का मतलब कि सतह से टकरा कर वह ऊपर की ओर लौट जाएगा। जिधर से टकराया उधर ही लौट जाएगा, लेकिन टकरा कर उधर तो लौटा नहीं है। यह मतलब कि पार करके अपवर्तित हुआ है। तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण नहीं। क्या बोलेंगे इसको? अपवर्तित किरण। ठीक है, क्लियर है? चल देखिए, तो यहाँ पर भारी मिस्टेक हो गया था, है कि नहीं? यहाँ पर पढ़ेंगे क्या? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपवर्तित किरण। क्या पढ़ने बताइए? अपवर्तित किरण। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग हेडलाइन डालते हैं अपवर्तित किरण। अच्छा देखिए, अपवर्तित किरण का हम लोग परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? अपवर्तित किरण। ठीक, तो अपवर्तित किरण का परिभाषा ध्यान से सुनेंगे कि अपवर्तित किरण क्या होता है। तो लिखेंगे, ठीक है, अपवर्तित किरण। देखिए, अपवर्तित किरण आपको बताते हैं। देखिए, अपवर्तित किरण तो बोलेंगे दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग अपवर्तित किरण कहेंगे, है कि नहीं? दूसरे माध्यम में, जैसे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आया और यह मुड़ करके जा रही है, मुड़ कर क्या हो रही है? जा रही है। तो इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दूसरे माध्यम में। क्या लिखेंगे बताइए? दूसरे माध्यम में मुड़कर मुड़कर जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। तो दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली किरण को क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। अब हम लोग पढ़े हैं क्या? आपतन कोण। क्या पढ़े हम लोग? आपतन कोण। ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा बताइए? आपतन कोण। क्या हो जाएगा? आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे?
आपतन कोण, ठीक। और एक होता है हम लोग का अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण नहीं। क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तन, अपवर्तन कोण, ठीक। क्या बोलेंगे इसको? अपवर्तन कोण। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? आपतन कोण किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आपतन कोण। तो देखिए यहाँ पर हम लोग हेडलाइन डालते हैं, डी के बाद क्या होता है? ई नंबर, ठीक है। क्या लिखेंगे? आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन, आपतन कोण। अच्छा बताइए, आपतन कोण के लिए क्या परिभाषा है? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए? आपतन कोण के लिए लिखेंगे आपतित किरण। क्या लिखेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? आपतित किरण, आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बने कोण को, बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतित कोण कहते हैं। तो इसी तरह से हम लोग अभिलंब किस में लिख लेंगे? अपवर्तन कोण में भी लिख लेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? बताइए। अपवर्तन कोण कहेंगे। तो यहाँ पर अगला डी के बाद क्या हो जाएगा? डी के बाद ई हो गया और ई के बाद क्या हो जाएगा? एफ नंबर। क्या हो जाएगा बताइए? एफ नंबर, ठीक। तो एफ नंबर बड़का एफ लिख लेते हैं। देखिए एफ, तो क्या लिखेंगे बताइए? अब आप अपवर्तित किरण हो गया। अब क्या, सॉरी सॉरी, हाँ, अपवर्तन कोण। तब हम लोग को पढ़ना है अपवर्तन कोण। क्या पढ़ना है? अपवर्तन कोण के बारे में, ठीक है। तो देखिए अपवर्तन कोण किसे कहेंगे? तो इसी को कॉपी कर लीजिए, है ना। क्या लिखेंगे? आपतित किरण, आपतित, सॉरी सॉरी, अपवर्तित किरण। क्या लिखेंगे? अपवर्तित, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच बने, बीच बने, बीच बने कोण को, कोण को आप अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित, अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं उसको? अपवर्तन, अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं कि हम लोगों को पढ़ना है कि यह सभी चीज़ें पढ़ लिए कि हम लोगों को आप मतलब कि अपवर्तन कोण क्या होता है ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यह सभी चीज़ें पढ़ लिए हम लोग, है ना। अब देखना है हम लोगों को कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जिस तरह से हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़े हुए थे, है ना, याद है। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बताइए? हेडलाइन डालेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। अच्छा देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम हम लोग जिस तरह से उसमें पढ़े हुए थे कि मतलब कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है, तो उसी तरह से इसमें भी पढ़ना हम लोग को प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, हम लोग का फिगर तो यहाँ पर बना हुआ ही है, इसी से हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखे है कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। देखेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के, अपवर्तन के दो नियम हैं, दो नियम है, ठीक है। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है
कि आपतित किरण, आपतन बिंदु एवं अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में। उसी का है सेम समझिएगा तो कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? तो एक ही तल में होता है। हम लोग उसमें क्या पढ़े हुए थे कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। तो दोनों का डिफिनेशन क्या है? समझिए तो एक ही जैसे है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है कि नहीं। क्या लिखेंगे? आपतित किरण, आपतन बिंदु और सॉरी क्या लिखेंगे? आपतित किरण, आपतन बिंदु और अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। तीनों क्या होता है? एक ही तल में। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर आपतित किरण, आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतित आपतन बिंदु, ठीक, और अपवर्तित किरण। और क्या? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तीनों तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं, होते हैं। तो हम लोग का पहला नियम हो गया। क्या हो गया? यह पहला नियम हो गया। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है कि किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, ध्यान समझेंगे। तो जया का मतलब हो गया कि साइन थीटा कॉस थीटा तो पढ़े हैं, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े हैं। तो जया का मतलब हो गया कि साइन आई, क्या बोलेंगे? साइन आई और क्या? साइन आर बोल सकते हैं। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की जया, क्या लिखेंगे? दूसरा परिभाषा हम लोग, किसी किसी माध्यम के लिए, माध्यम के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया। जया बोले तो क्या? साइन आई, साइन आई, समझ रहे हैं? जया का मतलब क्या? साइन आई। और परावर्तन कोण की जया, क्या लिखेंगे? और अपवर्तन कोण की जया। और क्या लिखेंगे? अपवर्तन कोण की जया। जया बोले तो साइन, साइन क्या? आर, साइन आर। ठीक, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत होता है। का अनुपात, क्या लिखेंगे? का अनुपात नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। ठीक, क्या होता है बताइए? नियत होता है। नियत होता है का मतलब कि इस दोनों का रेशियो बराबर रहेगा। दोनों का रेशियो क्या होता है? बराबर रहेगा। ठीक है, नियत बोलिए, स्थिर बोलिए, नियतांक बोलिए, तीनों बात एक ही है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात, अर्थात हम लोग क्या लिखेंगे? साइन आई बराबर साइन आर, क्या बोलेंगे? साइन आई बटा में क्या? साइन आर। ठीक, बराबर हम लोग लिख सकते हैं। किसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं नियत। क्या बोलते हैं इसको? नियत। ठीक, इसी को बोलते हैं नियतांक। क्या बोलेंगे? नियतांक। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्थिर। क्या बोलते हैं? स्थिर। कोई दिक्कत? तीनों बात बोले तो एक ही है। ठीक है, इसे और देखिएगा, इस जो हम लोग यह लिखे हैं ये वाला फार्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल का नियम। क्यों? क्योंकि इस फार्मूला का, इसकी खोज स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? स्नेल नामक वैज्ञानिक ने। तो इसको बोलेंगे हम लोग, इसे इसे स्नेल के, इसे इसे स्नेल के, स्नेल स्नेल के नियम नियम से भी, स्नेल के नियम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। इसे स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत?
नहीं, जाना जाता है। इससे बढ़िया होगा कि इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अच्छा होगा, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, कहते हैं। अच्छा, पूछेगा कि बताइए स्नेल का नियम किसे कहते हैं। क्या पूछेगा बताइए, स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत होता है। हमेशा क्या होता है, नियत होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मतलब कि स्नेल का नियम कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। और देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन के किस नियम से, किस नियम से स्नेल का नियम प्राप्त होता है। प्रकाश के अपवर्तन से किस नियम से स्नेल का नियम प्राप्त होता है। तो बोलेंगे उसको दूसरे नियम से। किस नियम से, दूसरे नियम से। समझिए, यही ना हम लोग का दूसरा नियम है, ये वाला दूसरा नियम से हम लोग का स्नेल का नियम मिला। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम से स्नेल का नियम प्राप्त होता है। तो क्या बोलेंगे, दूसरे नियम से। किस नियम से, दूसरे नियम से। अगर पूछ दिया कि बताइए स्नेल का नियम किसे कहते हैं, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। स्नेल, स्नेल का नियम, स्नेल का, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, नियम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो देखेंगे स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो हम लोगों का जो आंसर है, कमीन जो आंसर है हम लोग उसको लिखते हैं। तो स्नेल क्या है, आंसर क्या लिखेंगे, किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या। यहाँ पर देखेंगे क्या लिखेंगे, किसी माध्यम के लिए, माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन, आपतन कोण की, कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ठीक है। किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या बोले तो क्या, साइन आई, है ना। आपतन कोण की ज्या बोले तो साइन आई। तो फिर कहिएगा सर कैसे पता चलेगा कि साइन आई लिखना है कि साइन आर लिखना है। तो देखिए आप क्या लिखे हैं कि किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण मतलब कोण आई, आपतन कोण का मतलब क्या, कोण आई। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी आपतन, यानी कि किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी कि क्या, साइन आई, ठीक है। और लिखेंगे आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की क्या, ज्या तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन, अपवर्तन कोण की, कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या बोले तो साइन आर, साइन आर, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत होता है, का अनुपात, अनुपात हमेशा नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बताइए, स्नेल का नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात यहाँ पर लिख देंगे, अर्थात एक चीज़ और इसमें लिख लेते हम लोग तो अच्छा होता है। क्या लिखते, तो किसी माध्यम के लिए, तो लिखेंगे क्या लिख लेते हम लोग, लिख लेते स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार। यहाँ पर रुकिए, इसको हटा देते हैं, ठीक। यहाँ पर लिखते लिखेंगे, इसको जब आप लोग लिखिएगा इसका आंसर तो आप लोग अपना सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे स्नेल के नियम, नियम के अनुसार, ठीक है। आप लोग अपना जब लिखिएगा तो इसको उसमें ऐड कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम के अनुसार किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई तथा परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात क्या होता है, हमेशा के लिए नियत होता है। अर्थात क्या हो गया, तो अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि साइन आई और बटा में क्या, साइन आर, साइन आई बटा में क्या, साइन आर। मतलब कि हम लोग यह क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्थिर है, नियतांक है कि नहीं, नियत है, तो इसको क्या बोलते हैं,
कि यह क्या होता है, तो नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। हो गया। तो ये हम लोगों को लिख देना है। जब हम लोग स्नेल का नियम पूछेगा तो हम लोगों का यह पूरा डिफिनेशन लिखना है यहाँ से कि स्नेल के नियम के अनुसार यानी किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया, है ना, का अनुपात हमेशा क्या होता है, नियत होता है। अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या, नियतांक बोलिए, स्थिर बोलिए या नियत लिखिए। इस तीनों में से क्या लिख देना है, कोई एगो लिख देना है। ठीक है, चलिए देखिए, एक बार नहीं कई बार समझाते हैं। चलिए देखिए, कांच की देखिए, अब हम लोग समझना है कि कांच में जब हम लोगों का प्रकाश, जब 3D में हम लोग प्रकाश को भेजेंगे तो वह कैसे कार्य करेगा, ध्यान समझिएगा। अगर समझिए, यहाँ पर ये हम लोगों का एक 3D बनाते हैं, बढ़िया समझिए। क्या बनाते हैं, एक 3D। 3D समझते हैं, देखिए ऐसा, यह कांच के टुकड़ा है। कौन चीज़ का टुकड़ा है बताइए, कांच का टुकड़ा है। अच्छा देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश को भेजेंगे। प्रकाश को क्या करेंगे, भेजेंगे। तो सबसे पहले यह तो हम लोग का ऊपर वायु रहेगा, यानी कि विरल माध्यम, और इसके अंदर हम लोग का क्या रहेगा, इसके अंदर कुछ जल ले लीजिए। क्या ले लीजिए, जल ले लीजिए, या केवल शीशा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इसमें जैसे प्रवेश करेगा तो जल ले लेंगे, तो इसमें जैसे प्रवेश करेगा तो इसका क्या होगा, यह इसका प्रवर्तन होगा, अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन। और जैसे इस कांच में से फिर बाहर निकलेगा तो फिर अपवर्तन होगा। समझे कि नहीं, इसका मतलब हुआ कि समझिए यहाँ पर, मतलब कि अगर यहाँ पर हम लोगों का समझिए कि ये हम लोग का शीशा हो गया, ठीक। यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश आया, तो यह अपवर्तन होकर के कुछ इस तरह से भागेगा, ठीक है। और फिर जब यहाँ पर से निकलेगा बाहर तो फिर इस तरह से भागेगा। समझे कि नहीं, तो इसके बारे में हम लोग फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको नोट कीजिए, इसके आगे का टॉपिक हम लोग फिर कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। कैमरामैन फोकस किया जाए।